हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना स्वागत करता हूं आपका लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम चर्चा करते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में। कल हमने जीएसटी का जो सीजन किया था बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छा रहा। उसके बेसिक्स के बारे में हमने बताया था। जीएसटी पर चर्चा करी थी। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, व्हाट इज द सप्लाई, व्हाट इज द सेल्स, व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट इज द कंसिडरेशन। एम आई राइट? आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसमें अच्छे से ध्यान दे करके उसको लर्न कर लिया होगा। 1 मिनट के अंदर आपको बोलता हूं कंसिडरेशन में क्या क्या शामिल हैं, जरा चैट में मुझे बताइए। ज्यादा लंबी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो देन राइट यस, इफ यू डोंट नो देन राइट नो। आज हम बात करेंगे अगेन द बेसिक ऑफ जीएसटी और कौन कौन से टर्म्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। मैं शेयर करता हूं आपके साथ अपना पीपीटी और उसके द्वारा आपको आज गाइड करता हूं कि जीएसटी कितना सिंपल और कितना सरल है, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कितना कठिन है। अगर आप हमारी मीटिंग में पहली बार आए हैं तो हमारा जो चैनल है लर्न विद आरडीपी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर नोटिफाई भी कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो आपके बिजनेसमैन दोस्त हैं, जो स्टार्टअप दोस्त हैं, जो एमएसएमई दोस्त हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट दोस्त हैं, ताकि उनको भी कुछ टिप्स इस वीडियो के द्वारा मिल सके। तो मैं अब शेयर करता हूं आपके साथ अपनी स्क्रीन को। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कल हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए थे। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो दिमाग में रखने वाला कंसेप्ट है, वो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों, आपने वैल्यू एडेड टैक्स बोले तो वैट का नाम सुना होगा। 2017 के पहले वैल्यू एडेड टैक्स ही हमारे यहाँ इंप्लीमेंट था। कितने लोगों को पता है कि जीएसटी के पहले कौन सा टैक्स चलता था? जीएसटी के पहले हमारे यहाँ चलता था वैट, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। के आने के बाद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आने के बाद, वैल्यू एडेड टैक्स को ही हम डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बोलने लगे हैं। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है? यहां पर ये प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है कि कहां पर टैक्स लगेगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई से पहले हमें सप्लाई हुई है कि नहीं हुई है ये भी जानना पड़ता है। तो इसका पहला कंपोनेंट हो गया सप्लाई। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स भी सप्लाई करनी होती है और सर्विस भी सप्लाई करनी होती है, या दोनों सप्लाई करनी होती है। सो पहला कंपोनेंट हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। अब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ हो चुका तो टैक्स लगेगा। एक आप लोगों को और पता होगा कि हमारे यहां यूनिफाइड टैक्स सिस्टम चलता है। अब आप लोग बोलोगे यूनिफाइड टैक्स सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, आपको पता है कि भारत में एक फेडरल सिस्टम है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल के अंतर्गत में आता है। सो अब अगर पूरा का पूरा टैक्स एक कोई गवर्नमेंट देखेगी तो दूसरी जगह क्या होगा, कहां से रेवेन्यू आएगा? इसके लिए जितने भी टैक्स थे इंडिया में, सबको मर्ज करके एक सीजीएसटी बना दिया, एक एसजीएसटी बना दिया, एक यूटीजीएसटी बना दिया और एक आईजीएसटी बना दिया। तो पहले मैं ये इंग्लिश में हमारा जो पीपीटी है इसको पढ़ के बता देता हूं, फिर एक एक वर्ड का मतलब आपको बताता हूं। तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स levied on the supply of goods and service or both. It replaces multiple indirect taxes like VAT, excise and service tax, creating a unified tax system in India. GST follow multiple stage taxation model, meaning it is applied at every stage of production and distribution with tax credit available for inputs to avoid cascading effects, tax on tax. It is governed by the GST Act 2017 and administered by the GST Council. GST categorized into, यहां तक जो अभी तक पढ़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। जीएसटी का जो मेन कंसेप्ट है दैट इज द डेस्टिनेशन। जीएसटी के पहले हमारे यहां चलता था वैल्यू एडेड टैक्स। उस वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट आया। तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या था? यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, मतलब मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम।
पहले एक सप्लायर ने माल खरीदा तो उसने जीएसटी पेमेंट कर दिया, फिर दूसरे सप्लायर को उसने बेच दिया तो जीएसटी लगा करके बेच दिया, फिर उसने तीसरे को बेच दिया, फिर तीसरे ने चौथे को बेच दिया। जब तक एंड यूजर तक मटेरियल नहीं पहुंच जाता है तब तक जीएसटी लगता ही रहता है। अब आप सोचिए बाप रे, अगर इतना इतना जीएसटी लग रहा है तो कितना टैक्स लग जाएगा। दैट इज करेक्ट, बट एक्चुअली दैट इज मिथ्स। एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं, अगर आपने 100 रुपए का माल किसी से खरीदा, 18% टैक्स के साथ आपने उसको दे दिया 118 रुपया, तो आपको पूरा 118 रुपये लग गया। लेकिन आप एंड यूजर नहीं है, आपने वो माल बेचने के लिए खरीदा था, वहां से आपने खरीद करके 118 रुपए में 1 किलो माल खरीद लिया, फिर उसको आपने रीपैकेजिंग करके थोड़ा सा फ्रेश करके वही माल 200 रुपए में बेच दिया, तो आप कितने परसेंट जीएसटी लगाओगे? 18% ही लगाओगे। तो 200 पर 36 रुपए आपने जीएसटी कलेक्ट किया। आपने पे कितना किया? 18, कलेक्ट कितना किया? 36। आपके ऊपर जीएसटी कितना लेवी हुआ? आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 18 और आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो दूसरे से 36, तो आपने जो कलेक्ट किया उसमें से जो ऑलरेडी पेड कर दिया वो माइनस कर दीजिए। तो 36 में से 18 माइनस कर दिया, कितना बचा? 18। एक्चुअली आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 18, जबकि आपने कलेक्ट कितना किया, तो बर्डन कहां पड़ा ज्यादा? ऐसे ही अब अगला उदाहरण लेते हैं कि एक्स ने 100 रुपए का माल खरीद के 18 रुपए में ले लिया, वाई को बेच दिया 200 रुपए में। तो वाई ने क्या किया, उसने फिर से इनकी पैकेजिंग पूरी उखाड़ी। तो दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि जीएसटी में जो मल्टी स्टेज टैक्सेशन है वो कैसे होता है, लेकिन एक आदमी पर बर्डन नहीं पड़ता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो पहले कैस्केडिंग होती थी, कैस्केडिंग का मतलब एक सर्विस टैक्स है, एक इनकम टैक्स है, कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो दो बार टैक्स पर टैक्स लग जाता था, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। उसको बचाने के लिए जीएसटी का जन्म हुआ। जीएसटी ने कम से कम 17 एक्ट को अपने आप में समाहित कर लिया। तो जो गवर्नमेंट ने आंदोलन किया था, वन नेशन वन टैक्स, ऑलमोस्ट उसकी पूर्ति करता है। बट हम इसे 100% सही नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हमें देना ही पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स में अभी भी हमें जीएसटी देना ही पड़ रहा है, और इसके अलावा हमें एक्साइज ड्यूटी भी कुछ पदार्थों पर देना पड़ रहा है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जैसे आपका पेट्रोल में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया। इसी तरीके से हमें ड्रिंक पर भी, शराब पर भी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है। मतलब अभी वो टैक्स पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुए हैं। उसका रीजन क्या है? जब वन नेशन वन टैक्स वाली बात आई थी तो ये क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण है भारत की संरचना। भारत की संरचना क्या है? भारत में स्टेट भी है, भारत में सेंट्रल भी है। तो स्टेट चाहता है कि उसका रेवेन्यू उसके पास रहे, सेंट्रल को ना देना पड़े। तो अब पेट्रोलियम पदार्थों से और शराब से बहुत ज्यादा इनकम होती है स्टेट को, और इसलिए वो अपने पास ही इसको रखना चाह रहे थे। तो इसमें एक्साइज ड्यूटी लगा करके सेंट्रल ने अपना काम कर लिया और बोले कि तुम जितना लगाना उतना लगाओ। यही रीजन है कि कहीं पर शराब खरीदने जाओ तो आपको सस्ती मिलती है और कहीं पर खरीदने जाओ तो आपको महंगी मिलती है। हर स्टेट बाई स्टेट जिसको जितना लगाना है वो अपने आप में फ्री है। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल भी, पेट्रोलियम पदार्थ भी किसी स्टेट में कम रेट पर मिलते हैं, किसी स्टेट में ज्यादा रेट पर मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फुल्ली राइट दे रखा है कि आप अपने हिसाब से वैट लगाइए या एक्साइज ड्यूटी लगाइए। तो वो चीज वन नेशन वन टैक्स वाली अभी तक 100% नहीं हो पाई है। और भारत की संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल ये बहुत मुश्किल है कि वन नेशन वन टैक्स हो पाए। लेकिन जितना प्रयास कर सकते थे कि डबल टैक्सेशन होता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था, कैस्केडिंग होती थी, बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते थे, कौन सा टैक्स दें कौन सा ना दें, वो सब खत्म करके एक टैक्स बना दिया जीएसटी। कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को राहत मिली। अब मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताता हूं कि और क्या क्या इसमें बेसिक कंसेप्ट है। दोस्तों आपने सप्लाई समझ लिया है। सप्लाई का मतलब है सब पे अप्लाई, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक छोटा सा सप्लायर हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर वाला हो, चाहे वो नाई हो, सैलून वाला हो, और चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। हमेशा याद रखिए जीएसटी सब पर अप्लाई है, चाहे वो गुड्स का विक्रेता हो, चाहे वो सर्विस का विक्रेता हो। और गुड्स और सर्विस के अलावा और क्या बेचता है कोई? ठीक है। और गुड्स में हमने आपको बताया था मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज शामिल नहीं है। सर्विस में गुड्स शामिल नहीं है, और मनी शामिल नहीं है, और सिक्योरिटी शामिल नहीं है। लेकिन यूज ऑफ मनी शामिल है। ठीक है। उस मनी को यूज करके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे लोन सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई। ठीक है। दूसरा हमने बताया था आपको कंसिडरेशन। कल कंसिडरेशन में भी बताया था क्या क्या चीज होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब एक हमने फ्रेज दिया था आपको, क्विड प्रो क्वो।
समथिंग अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो वो आपने समझ लिया अच्छे से। हमने आपको कंसिडरेशन के साथ साथ बिजनेस क्या होता है इसकी परिभाषा भी बताई थी। आज भी बहुत सारे कंसेप्ट बताने जा रहे हैं ताकि आपको जीएसटी में प्रॉब्लम ना हो। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स देख करके कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीएसटी के पहले वैल्यू एडेड टैक्स ही हुआ करता था, अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। मतलब जिस प्लेस पर, जिस डेस्टिनेशन पर सर्विस या गुड्स सप्लाई होगा, कंज्यूम होगा, वहां पर टैक्स लगेगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड बोलते हैं। इट्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किस पर लेवी होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ध्यान रखिएगा। लेविड, अंडरलाइन भी कर देता हूं, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। It replaced multiple indirect tax like VAT, excise, and service tax, creating a unified tax system in India. GST follow multi-stage taxation model. तो मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि मल्टी स्टेज टैक्सेशन मॉडल क्या है। जब मल्टी सरकारें हैं तो मल्टी स्टेज टैक्सेशन होना स्वाभाविक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी तक हमारे यहाँ टैक्स लेती है, लोकल अथॉरिटीज भी टैक्स लेती हैं। तो जब मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम बना हुआ है तो हमें मल्टी स्टेज टैक्सेशन इसको बनाना पड़ा। मीनिंग इट इज अप्लाइड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर इनपुट्स टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट। इसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर के कैस्केडिंग इफेक्ट्स को मिटिगेट कर देते हैं। इट्स गवर्न्ड बाई जीएसटी एक्ट 2017 एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जैसा कि हमने बताया कि मल्टी स्टेज टैक्सेशन होता है। इसमें भारत का फेडरल सिस्टम है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर पंचायत होती है। तो बहुत सारी बॉडीज हैं यहाँ पर। तो उन सबको सेटिस्फाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बन गई सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखो दोस्तों, दो दो चीजें लिखी हुई हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी के सामने, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, सीजीएसटी के सामने लिखा है कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और एसजीएसटी के सामने लिखा है कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, अप्लाइड इन यूनियन टेरिटरी। अगर ये आपने चारों वर्ड का मतलब समझ लिया तो समझ लीजिए जीएसटी का आधा पार्ट तो आपको समझ में आ गया। तो कलेक्टेड, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट व्हिच ब्रिंग दिस एक्ट। बिल लेकर के आई थी 2014 में। उसके पहले भी वेरियस सरकारें इसका बिल लेकर के आई हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया था क्योंकि लोगों को भ्रष्टाचार में ज्यादा मजा आता था। जो भी है, एनीवे, इसका विरोध हुआ और ये आ नहीं पाया। 2014 में लाने के बाद किसी तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन हो गए। 1 जुलाई 2017 से ये भारत में एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। और अब तो होल इंडिया में लागू है, जब से धारा 370 और 35 से खत्म हुई है। तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेकर के आई, इतने एफर्ट्स लगाए, तो उस वो ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के तहत टैक्स का कलेक्शन करने के लिए एंटाइटल्ड है। तो जब ऐसा बना तो स्टेट गवर्नमेंट लेकर के लाठी डंडा तैयार हो गए, हम क्या खाएंगे, हमारी पब्लिक क्या खाएगी, सब कुछ आप ले जाओगे तो हम क्या करेंगे। तो उनको बोला भाई ऐसा है, 50% आप लोगे, 50% हम लेंगे, क्योंकि हमें पूरा देश देखना है, आपको केवल अपना स्टेट देखना है, इसलिए कलेक्ट हम करेंगे और उसमें से 50% हम आपको दे देंगे। कब? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। व्हाट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब सेम स्टेट में, राजस्थान में हम बैठे हुए हैं तो राजस्थान से कहीं भी, जोधपुर में बेचो, जयपुर में बेचो, अलवर में बेचो, ठीक है, वहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। तो इस पर 50% एसजीएसटी लगेगा, 50% सीजीएसटी, मतलब 100% टैक्स नहीं है। जो भी टैक्स रेट है उसका 50%, मान लीजिए 18% टैक्स रेट है,
तो 9% SGST, 9% CGST। इज इट गुड गाइस? कंसेप्ट क्लियर? अब हम आते हैं IGST में। IGST में कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट। अगर आप राजस्थान में बैठे हो और हरियाणा में बेचते हो, राजस्थान में बैठ करके दिल्ली बेचते हो, राजस्थान में बैठ करके चंडीगढ़ बेचते हो, तो ये इंट्रा स्टेट हो गई। क्या हो गई? इंट्रा स्टेट हो गई। इसमें जो भी टैक्स कलेक्ट होगा पूरा होगा, एक साथ होगा। 18% है तो 9% स्टेट को, 9% सेंट्रल को, ऐसा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा 18% किसको जाएगा? सेंट्रल को जाएगा। सो इंटर स्टेट सप्लाई पर सेंटर का पूरा पूरा राइट है, वो लेकर के जाएगी। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि मैंने एक माल बेचा भिवाड़ी राजस्थान में बैठ करके। माल कहां जाना था? दिल्ली। दिल्ली जाते समय जिस सप्लायर ने माल लिया था उसने किसी और को बेच दिया कि चंडीगढ़ भेज दो, तो वाया दिल्ली हमने चंडीगढ़ भेज दिया उसको। मैंने जो बिल काटा था उसके नाम पर, उसने उसको एंडोर्स कर दिया चंडीगढ़ वाले सप्लायर पर। अब ये बताइए, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, या स्टेट टू यूटी है या यूटी टू स्टेट है? चंडीगढ़ यूटी भी है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो ये हो गया कि हमने माल बेचा था किसको? दिल्ली को। इसका मतलब ये इंटर स्टेट हो गया। अब दिल्ली से माल चला गया चंडीगढ़, तो वो भी इंटर स्टेट हो गया। अब बीच में से दिल्ली गायब हो गया। हमेशा याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज डेस्टिनेशन बेस्ड एक्ट। जहां पर सप्लाई होगी, सप्लाई दिल्ली में हुई या चंडीगढ़ में हुई? हमने की थी सप्लाई दिल्ली में, दिल्ली वाले ने रास्ते में ही ट्रक को मोड़ दिया चंडीगढ़ के लिए। तो व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द सप्लाई? द चंडीगढ़, नॉट द दिल्ली। जहां पर एंड यूजर सप्लाई को यूज करेगा, टैक्स विल बी लेविड ऑन दैट स्टेट। अब राजस्थान में हमने माल को प्रोक्योर किया, परचेज किया, बनाया, राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। इंटर स्टेट केस में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। अगर इंट्रा स्टेट होता तो राजस्थान का टैक्स राजस्थान में रहता। तो आई थिंक इंटर स्टेट का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। तो CGST समझ में आ गया दोस्तों, SGST समझ में आ गया, IGST समझ में आ गया, और यूटी की जगह एस कर दो तो SGST हो जाता है, और एस को हटा दो यूटी कर दो तो UTGST हो जाता है। दोनों पर सेम रूल लागू है। इंट्रा स्टेट पर CGST और UTGST या SGST लगेगा, इंटर स्टेट पर सीधा सीधा IGST लगेगा। तो कितने प्रकार का GST हो गया? 4 प्रकार का। वन इज CGST, वन इज IGST, वन इज UTGST, वन इज SGST। क्लियर है? चारों कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ GST। टैक्सेबल इवेंट के बारे में हमने आपको कल बताया था, और सप्लाई के बारे में बताया था। GST इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेदर देन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सेल और प्रोविजन। क्या ये आपको पता है जो मैंने बताया कि हवा में उड़ गया? GST में 2 चीजें याद रखनी है आपको। इट्स द डेस्टिनेशन बेस्ड एक्ट, डेस्टिनेशन के आधार पर, जिसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं, टैक्स लगता है। दूसरा हमने बताया टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट में सप्लाई जरूर होना चाहिए, और सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, क्लेमेबल एक्शन होना चाहिए। सो GST इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और बोथ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर भी हुई हो, चाहे सेल्स हुई हो, चाहे ना हुई हो, चाहे प्रोविजन हुआ हो, चाहे ना हो। इज दैट करेक्ट? इसमें क्या क्या इंक्लूड है सप्लाई में? इट्स इंक्लूड्स सेल्स, बार्टर, ट्रांसफर, रेंटल, लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन। क्या क्या शामिल है? सेल्स, मैंने सेल्स की परिभाषा आपको बता दी थी। बार्टर का मतलब एक्सचेंज होता है, एक चीज दो, दूसरी चीज लो। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ एंटाइटलमेंट। रेंटल, अभी हमने जो बताया ना, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स को रेंट पर उठा दो तो उस पर भी सर्विस टैक्स लग जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। लीज, लीज में भी सेम चीज हो गई। और डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब यह है डिस्पोजल ऑफ गुड्स। मान लीजिए कि आपका कुछ मटेरियल स्क्रैप में था, उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस पर भी GST लगेगा। तो सप्लाई में क्या क्या शामिल हो गया? सेल्स, बार्टर, ट्रांसफर, रेंटल, लीज और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सप्लाई।
फॉर कंसिडरेशन, याद रखे कंसिडरेशन को, काहे को, कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन पर मैं बहुत अच्छा आप लोगों को लेक्चर दे चुका हूं। जीएसटी इज कलेक्टेड वेयर गुड्स सर्विस आर कंज्यूम्ड, जहां पर एंड यूजर होता है वहां पर ही जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, पेबल होता है, ठीक है। नॉट वेयर दे प्रोड्यूस, जहां पर बनाए गए, जहां पर मैन्युफैक्चर किए गए वहां पर जीएसटी नहीं लगता है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां पर एंड यूजर है, जहां पर आपकी सप्लाई या गुड्स का कंजम्पशन है, जहां पर डिलीवर किया गया, जहां पर कंज्यूम किया गया, वहां पर ही ये टैक्सेबल है, वहां पर ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, उसी स्टेट द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर है इंश्योर फेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एमंग स्टेट्स, इंश्योर फेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एमंग स्टेट। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? यदि समझ में आ गया तो चैट में लिखें यस, बत्ती जली तो लिखें बीजे, कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।